देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे सानिया, तुम क्या पहन रही हो? देखो, मैंने तो ये पहना है, कैसा लग रहा है मुझ पर? तुम्हारी ये शॉर्ट ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। मेरी बताओ, क्या मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है? हाँ, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे हम दोनों पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में भी जाना है। सानिया और निकिता दोनों तैयार होकर पार्टी में जाने वाली होती हैं। तभी उनके जाने से पहले उनकी माँ हेमलता आ जाती है। हे भगवान, ये तुम दोनों ने क्या पहना है? अगर कोई तुम्हें ऐसे कपड़े पहने हुए देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। चलो जाओ, अपने कपड़े बदल लो। आपको लगता है कि हम आपकी बात मानेंगे? पता है कितनी मुश्किलों से हम ये सारी ड्रेसेस मिली हैं। माँ, अब हम दोनों बड़ी हो गई हैं और अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, इसलिए आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। सानिया और कनिका दोनों बहनें महंगे महंगे कपड़े पहनकर निकल जाती हैं, लेकिन उनके घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता। माँ, परेशान क्यों होती हो? चलो आप बैठ जाओ, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। रुचिका रसोई में जाकर सारे बर्तन देखती है, लेकिन किसी में भी खाने का कुछ नहीं होता। जिसके बाद रुचिका मायूस होकर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। तभी हेमलता अपनी छोटी बेटी से कहती है, जानती हूँ घर में राशन खत्म हो गया है, लेकिन तेरी बड़ी बहनों को जरा भी ये सब नहीं दिखता। बेटी, मुझे माफ करना, मैं तेरे पेट लायक भी कमा नहीं पाती हूँ। अरे माँ, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। रुचिका बर्तन उठाती है और नदी के किनारे पहुँच जाती है, जहाँ वो नदी से पानी भरती है और उसे अपने सिर पर रख लेती है। जिसके बाद वो वापस अपने घर की तरफ लौटने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे रास्ते में एक बुजुर्ग औरत नजर आती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? क्या आपसे ये बोझा उठाया नहीं जा रहा है? अरे बिटिया, क्या बताऊं, अब बुढ़िया हो गई हूँ, इन बूढ़े टांगों से चला फिरा भी नहीं जाता, बोझा कैसे उठाऊंगी? रुचिका को उस बूढ़ी औरत के ऊपर दया आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी पानी का बर्तन नीचे रख देती है और उस बूढ़ी औरत का सामान उठाकर उसके घर छोड़ आती है। इस पूरे गांव में कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कितने लोगों ने मुझे देखा और मेरी परेशानी को कोई नहीं समझा, लेकिन तू बेचारी बच्ची मेरी परेशानी को समझी और मेरा सारा सामान लेकर मुझे घर छोड़ दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रुचिका की मदद के बदले में बूढ़ी औरत उसे 50 रुपए का नोट दे देती है, जिसके बाद रुचिका पैसे लेकर और पानी लेकर वापस घर लौट आती है। रुचिका उन पैसों से घर का थोड़ा बहुत राशन का सामान डलवा लेती है और अपनी माँ को खाना बनाकर देती है। अरे बिटिया, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए घर का राशन डलवाने के लिए? अपनी माँ की ये पूछने पर रुचिका उसे पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर हेमलता को अपनी बेटी के ऊपर बहुत फक्र होता है। वो दोनों खाना खाती हैं और सो जाती हैं। देखते ही देखते 12 बज जाते हैं। आधी रात के समय सानिया और कनिका पार्टी से घर वापस लौट आती हैं। आज कितना मजा आया, ऐसी पार्टी रोज रोज देखने को थोड़ी मिलती है। हाँ, ये तो है ही। और तुम्हें पता है, पूरी पार्टी में सभी लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे। हमने इतने प्यारे कपड़े जो पहने हैं। एक दूसरे से बातें करते करते उनकी नजर रसोई की तरफ पड़ती है, जहाँ उन्हें राशन का कुछ सामान नजर आता है। अरे वाह, देखो तो जरा, लगता है घर में राशन का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। माँ को पैसे मिल गए होंगे उनकी मालकिन से। तभी तो दोनों की दोनों खा पी कर आराम से सो रही हैं। लेकिन चिंता मत करो, उनके सोने का थोड़ा फायदा तो हम उठा ही सकते हैं। सानिया और कनिका दोनों ही अपनी बेचारी माँ की खाट के चारों तरफ हाथ से टटोल कर पैसे ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें 1 रुपया भी नजर नहीं आता। 1 रुपया भी इनके पास नहीं मिला। लगता है इन्होंने पैसे छुपा दिए हैं। अरे हमसे पैसे छुपा कर भी क्या मिल जाएगा? कल सुबह होते ही इनके सारे पैसे हम ले लेंगे और फिर बढ़िया सी पार्टी करेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर आएंगे। सानिया और कनिका ऐसा सोचकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, हेमलता सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करती है और सूर्य को जल चढ़ाती है। जिसके बाद वो अपनी बेटियों के लिए खाना बनाने लगती है। तभी कनिका और सानिया भी नींद से जाग जाती हैं और सुबह उठते ही वो अपनी माँ हेमलता के सिर पर आकर खड़ी हो जाती हैं। माँ, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। लाओ, हमें कुछ पैसे दे दो। हे भगवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? मैं सब जानती हूँ माँ, आपके पास पैसे हैं तभी तो आप घर का राशन लेकर आई हो, वरना अगर पैसे नहीं होते तो राशन कहाँ से लेकर आती?
तुम्हारी छोटी बहन रुचिका ने एक बूढ़ी औरत की मदद की थी, जिसके चलते उस बूढ़ी औरत ने कुछ पैसे दिए थे तुम्हारी छोटी बहन को, और वो अपने बारे में ना सोचकर इस घर के लिए राशन ले आई। तुम मुझसे बड़ी हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। इसका मतलब आपके पास कोई पैसे नहीं है। हमारी छोटी बहन रुचिका के पास पैसे हैं, हम उसी से पैसे ले लेंगे। कनिका और सानिया अपनी छोटी बहन रुचिका की सारी जेब तलाशती हैं, जिनके अंदर उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो दोनों उन पैसों को लेकर छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और घर से बाहर निकल जाती हैं। मैंने कितनी कोशिश की अपनी दोनों लड़कियों को अच्छे संस्कार देने की, लेकिन मेरी दोनों लड़कियां एकदम बिगड़ैल निकली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बेटे पैदा नहीं किए। अगर बेटी की जगह मेरे बेटे होते तो वह तो मेरा और भी बुरा हाल कर देते। माँ, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखो माँ। रुचिका अपनी माँ को चुप करवाती है, जिसके बाद वो अपने घर के सारे काम करती है और जंगल की लकड़ियाँ काटने चली जाती है। लकड़ियाँ काटकर वो बाजार में बेचती है। वहीं दूसरी तरफ सानिया और कनिका क्लब की पार्टी में एंजॉय कर रही होती हैं। लेकिन तभी कुछ लड़के उनके छोटे कपड़े देखकर उनके पास आते हैं और उन्हें छेड़ने लगते हैं। क्या चिकनी कमरिया है, बिल्कुल रसमलाई। अरे चल भाई, इन दोनों के पास जाकर ही डांस करेंगे। अब तो हम वो दोनों सानिया और कनिका के पास जाकर डांस करने लगते हैं और उन्हें छेड़ने लगते हैं, जिसके चलते सानिया और कनिका को गुस्सा आ जाता है। मुझसे दूर हट जाओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही एक लड़की के साथ चिपक कर डांस करने में? अरे हमें शर्म क्यों आएगी? तुम खुद को जरा देखो, तुम्हारी जैसी लड़कियां जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब में आती हैं, अब हम जैसे लड़कों का मनोरंजन करने के लिए ही तो आती हैं। तभी हेमंत कनिका को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके चलते सानिया हेमंत को एक जोरदार तमाचा मारती है। अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। चल भाई, आज इन्हें मर्द का असली दम दिखाते हैं। हेमंत और रेहान सानिया और कनिका के साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। क्लब में मौजूद सभी लोग उनका तमाशा देख रहे थे। तभी वहाँ रुचिका आ जाती है और पुलिस वालों से उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार करवा देती है। अरे दीदी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र है कि तुम सही समय पर आ गई, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ फंस गए हैं और हमारे साथ ये लड़की बुरा बर्ताव कर रही हैं? मैं बाहर बाजार में लकड़ियाँ बेचने आई थी और मैंने तुम्हें इस क्लब के अंदर जाते हुए देखा। जब मैं लकड़ियाँ बेचकर वापस जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपको भी साथ ले लूं, लेकिन मैंने देखा ये गुंडे आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए मैंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। सही मौके पर अपनी बहन को अपने साथ खड़ा देख सानिया और कनिका को खुशी मिलती है, जिसके बाद रुचिका अपनी दोनों बहनों को अपने घर ले आती है। अपना मुंह काला करवा कर अब क्यों यहाँ चली आई हो? चली जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सानिया और कनिका दोनों हेमलता के पैर में गिर जाती है और अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपनी गलती का पछतावा है। आज के बाद आप जो कहोगी हम वही करेंगे और कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। हमें समझ आ गई है माँ, हमें माफ कर दो। हेमलता अपनी दोनों लड़कियों को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से सानिया और कनिका दोनों ही अपनी माँ और अपनी बहन के साथ अच्छे से रहने लगती हैं और कमा कर अपनी माँ को सहारा भी देती हैं। शेफाली का पति निखिल फौज में भर्ती होकर देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा था। ऐसे में शादी के हफ्ते भर बाद ही वो बॉर्डर पर चला गया, तो शेफाली का सारा समय अपनी सास वंदना के साथ घर में कटता था। नई नई शादी में पति के साथ रहने की इच्छा और याद आना तो लाजमी था। ऐसे ही शादी को 1.5 साल बीत जाता है। तभी एक दिन मटर छीलते हुए वंदना शेफाली से कहती है, अरे बहू, आज तू मटर पनीर बनाएगी ना? हाँ माँ जी। चल अच्छा है, पता है तेरे देवर की पसंदीदा है ये सब्जी। मैं बनाती थी तो कटोरी भर भर के खाता था। अच्छा माँ जी, देवर जी यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? मैंने कभी देखा भी नहीं। अरे वो पढ़ाई करने दूसरे शहर गया है। अब तक तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई होगी। एक बेटा वहाँ है, दूसरा शहर में। मेरे से तो अकेला नहीं रहा जाता। मैं बुला लूंगी अब उसे और शादी करा दूंगी। उसकी बहू आ जाएगी तो घर में इतना खालीपन नहीं रहेगा और तेरा हाथ बटाने भी आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छा विचार है माँ जी। वैसे बहू, तेरी शादी को भी 1.5 साल हो गया और उसमें भी निखिल सिर्फ एक बार ही तेरे से मिलने आया और करवा चौथ तो तूने उसकी फोटो देखकर मनाया था ना।
जी माँ जी, मुझे उनकी बहुत याद आती है। पता नहीं दोबारा कब आएंगे वो। आ जाएगा, चिंता मत कर। हमें गर्व होना चाहिए, हमारा निखिल देश के लिए कुछ कर रहा है। अभी ऋषभ को कॉल करती हूँ। तभी वंदना ऋषभ को कॉल करके कहती है, अरे बेटा, कहाँ है तू? कितने साल तक हमसे दूर रहेगा? तेरा भाई नहीं है कम से कम, तू ही आ जा। अकेले हम दोनों कैसे रहेंगे? और तू तो अपनी भाभी से भी नहीं मिला। अरे चिंता मत करो माँ, 15 दिन बाद आ जाऊंगा, तब तक इंतजार करो। 15 दिन? चल ठीक है, जल्दी आ जा। पर तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वंदना दरवाजा खोलने के लिए शेफाली को भेजती है। शेफाली जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ऋषभ को देखकर देखती रह जाती है। इतना हैंडसम सा लड़का कौन है जी? आप कौन? अरे मेरा बेटा आ गया शेफाली, यही तो है तेरा देवर। पर तू तो 15 दिन बाद आने वाला था ना? सरप्राइज माँ, सोचा आपको थोड़ा उल्लू बना दूं। अच्छा, ये मेरे देवर हैं। आइए आइए देवर जी। नमस्ते भाभी, अब मैं आ गया हूँ ना। मैं आपको इतना तंग करूंगा कि भैया की कमी महसूस नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। बेशर्म कहीं का, अपनी माँ को बेवकूफ बनाएगा। अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वंदना ऋषभ के कान खींचने लगती है। माँ, कान दर्द हो रहा है, छोड़ो। भाभी, माँ को समझाओ ना। माँ जी, मेरे देवर जी को छोड़ दीजिए, थक गए होंगे वैसे भी सफर से। हाँ जा जा, थोड़े दिन खातिरदारी करा ले, फिर इसकी बहू भी आ जाएगी। कुछ देर बाद शेफाली अपने देवर के लिए खाना बनाती है। तभी रसोई में देवर सीटी बजाते हुए आ जाता है। यो भाभी, क्या बनाया आपने? आपका फेवरेट मटर पनीर और पूरी। बस कचौड़ियाँ तैयार करनी है, लेकिन उसके लिए और आटा चाहिए, जो कि ऊपर रखा है, मुझसे नहीं उतरेगा। अरे भाभी, आपका देवर है ना, इतना लंबा चौड़ा उठा लेगा, बाएं हाथ का खेल है। जैसे ही ऋषभ अपनी एड़ियों को ऊंचा करके उस डिब्बे को उठाकर स्लिप पर रखता है कि पैर फिसलने से भाभी के ऊपर जा गिरता है। जहां दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, तभी ऋषभ कहता है, ओ सॉरी भाभी, वो गलती से गिर गया। लगी तो नहीं ना आपको? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको तो नहीं लगी ना? अगर ऐसी गलती रोज करनी हो तो मैं तैयार हूँ। मेरे पति से भी ज्यादा हैंडसम है देवर। तभी दोनों उठ जाते हैं। कुछ देर बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी वंदना कहती है, ऋषभ, मैं तेरे लिए लड़की देख रही हूँ, मेरी पसंद से शादी तो करेगा ना? हाँ माँ, करूँगा। मैं जानता हूँ जितनी अच्छी आप भाभी लाए हैं उतनी अच्छी मेरी पत्नी भी लाएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। फिर ठीक है। वैसे भाभी, आपके हाथों में जादू है, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू देवर जी। 2 दिन बाद ही वंदना मधु नाम की एक लड़की ढूंढकर ऋषभ की उससे शादी करा देती है। मधु गुणों से सर्वगुण संपन्न थी, पर दिखने में काली रंगत की थी, जो कि ऋषभ को नहीं भाती थी। अपनी पत्नी की शक्ल देखकर वो वंदना और मधु दोनों से ही बहुत चिढ़ता है और गृह प्रवेश के बाद ही कहता है, माँ, आपने मेरे साथ धोखा किया है। भैया को तो इतनी अच्छी लड़की लाकर दी, और मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी शादी इस काली से करवा दी। मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। ऋषभ, मेरे बेटे, मैंने तेरी शादी सोच समझ कर कराई है, रंगत में क्या रखा है? माँ जी, ये क्या हो गया? मेरी गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ गई, अब मैं क्या करूँगी? माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे देवर जी के लिए आप काली देवरानी लाएंगी। शेफाली बहू, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। और मधु बहू, तू चिंता मत कर, एक दिन वह तुझे अपना ही लेगा। वक्त गुजरता है, घर में अजीब से ही परिस्थिति चल रही थी। यदि ऋषभ को कुछ चाहिए होता तो वो सारा काम अपना शेफाली से कराता, बजाय मधु के, और मधु घर की सारी जिम्मेदारी निभाती। दूसरी ओर एक दिन घर पर निखिल का शव एक पेटी में आता है, जहाँ 4 जवान आकर उसकी टोपी के साथ वर्दी देकर वंदना को सैल्यूट करते हैं। वंदना समझ जाती है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वो शेफाली बहुत रोती है। ये क्या हो गया? वो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। अब मैं कैसे अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी? भाभी, संभालिए खुद को। तभी शेफाली सबके सामने उसके गले लगकर रोती है, तो ऋषभ उसे सहारा देता है। ये दृश्य मधु को बहुत चुभता है। इस तरह ऋषभ शेफाली के दर्द को दूर करने के लिए हमेशा उसके आसपास रहता और उससे बातें करता, जिसके बाद वो नजदीक आ जाते हैं।
और एक दिन शेफाली अकेले में उसके गले लगकर कहती है, ऋषभ, मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती। हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे? मुझे भी तुम्हारे बिना शेफाली कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, न कि उस काली मधु को। हमें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, हम कल शादी करने के लिए मंदिर जाएंगे। इन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखकर मधु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए उनके सामने जाकर कहती है, वाह भाभी वाह, आप तो मेरी सौतन निकली। अरे जिस पवित्र रिश्ते को भाभी माँ और देवर के बीच माँ बेटी का रिश्ता समझते हैं, उस पर तो आपने कलंक लगा दी। मुझे आप दोनों से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जेठ जी के जाने के बाद आपकी जिंदगी में अकेलापन हो गया। माना, पर आपने मेरे जीवन में क्यों ग्रहण लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेफाली से ऐसे बोलने की? ये कहकर ऋषभ उसे धक्का दे देता है, जिससे ड्रेसिंग टेबल का सामान गिर जाता है और वंदना कमरे में आकर कहती है, बड़ी बहू, तुम तीनों एक साथ यहाँ क्यों हो? क्या हो रहा है? और बहू तू रो क्यों रही है? माँ जी, यहाँ ऋषभ जी और भाभी का चक्कर चल रहा है। ये कहकर मधु अपनी सास को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर वो ऋषभ के चाटा मारती है। बेशर्म, तुझे ये सब करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? शेफाली का तो मुझे समझ आता है कि वह मेरी परवरिश नहीं है, पर तू तो है। तूने तो मेरा सर शर्मसार कर दिया। और शेफाली, तुझे मेरे बड़े बेटे की कुर्बानी का कोई अफसोस नहीं। अगर तू मुझसे कहती, मैं तेरे लिए ये भी सोचती, पर तूने तो अपना असली रंग दिखा दिया। हाँ, मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ। ऋषभ की भी उतनी ही गलती है और आपकी भी गलती है। आप उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ कर लाई जिसे वह पसंद नहीं करता, तो उसका मेरी ओर आना तो लाजमी था। चुप कर बेशर्म। ऋषभ, तू एक बार मधु को समझता तो आज जो तूने किया है वो कभी ना करता। तूने मधु के बारे में कभी नहीं सोचा। तभी दोनों को वंदना की बात सुनकर अपनी गलतियों का एहसास होता है और ऋषभ पैरों में गिरकर दोनों से माफी मांगते हुए कहता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। और मधु, तुम भी मुझे माफ कर दो, जो मैंने अपने रिश्ते को मौका नहीं दिया। पर अब मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें समझना चाहता हूँ। मुझे देवरानी जी माफ कर दीजिए। अगर आप दोनों को अपनी गलती का सच में एहसास है तो मैं भी ये सब भूलने के लिए तैयार हूँ। इस तरह ऋषभ मधु को गले लगा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, जिससे वंदना को अपने घर का वारिस मिलता है और शेफाली खुशी खुशी अपनी सास की सेवा में अपना जीवन बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।